अच्छा, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में? नो सर। नो सर। ऑल क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके। अभी देखो हम अब क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और उसकी डायरेक्शन, कि कैसे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो जैसा कि आप एक एनिमेटेड वाले फोटो में देख पा रहे होंगे कि हम जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये मान लो अप्लाइड फोर्स एफ ए है, जो एफ ए जो है वो आपका अप्लाइड फोर्स है। जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे अगर हम एफ ए फोर्स लगा रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको हम मूव कराने के लिए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको इरेगुलरिटीज है, कुछ खुरदरापन है। यस दिख रहा है? तो इसमें इंटरलॉकिंग दिख रही है आपको, यस इंटरलॉकिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो आपको थोड़ा सा बस स्पेस है, एक यहाँ पे स्पेस है, एक थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और नहीं वैसे करके देखा जाए तो पूरा इंटरलॉक्ड है, पूरा इंटरलॉकिंग है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और क्या इनके बीच के एटम भी कांटेक्ट में है, देख रहे हैं आपको? यस सर। तो क्या इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग भी होगी? यस सर। कोल्ड वेल्डिंग होगी ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस किस की वजह से होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग की वजह कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग दोनों। जैसे कि यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, क्या इसके भी एटम इस वाले सरफेस पे होंगे, यहाँ ऐसे ऐसे करके, और इस सरफेस की जान लो ये कोई रेस्ट पे है, और इस पे भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके एटम होंगे। क्या ये दोनों के बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी जब ये रेस्ट पे है? ब्लॉक यस रेस्ट सर। उस टाइम की बात कर रहे हैं। क्या इसका वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg? यस सर। और ये इससे कोई एंगल बनाएगा, मान लो कोई थीटा, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा क्या, mg sin थीटा। sin थीटा। तो इस ब्लॉक को मूव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी वाली फोर्स की है, साइन कंपोनेंट की या कॉस कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट की। बेटा कॉस कंपोनेंट क्या होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका फोर्स ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे होता आपका, ये कोई ब्लॉक है आपका हॉरिजॉन्टल पे, अगर इस पे कोई ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लो एफ कोई फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती? सर ऑपोजिट टू एफ। अपोजिट टू एफ, माने कि इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इतना क्लियर है? यस सर। इसमें हम डायरेक्शन ही देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो सॉरी अप्लाइड फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो ये ब्लॉक है, कोई ब्लॉक रखा है, आप अगर इस डायरेक्शन में ब्लॉक को खींचना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा उसके अपोजिट लगेगा भाई, इन दोनों सरफेसेस पे, वो भी इन दोनों सरफेस। देखो ये डिपेंड करेगा आप किस सरफेस पे देख रहे हो। मैं इस ब्लॉक पे देख रहा हूं, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ग्राउंड पे नहीं देख रहा हूं। ग्राउंड पे क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, इतना याद रखिएगा। मैं ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स देख रहा हूं तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतना क्लियर है डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की? यस। अब हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो फ्रिक्शन जो ड्यूरिंग द मोशन लगे, जैसे कि
कोई अगर ऑब्जेक्ट है उस पर, जैसे आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ पे कैलकुलेटर दिख रहा है, हाथ पे इस पे रखते हैं, ये कैलकुलेटर दिख रहा है मेरे सामने आपको रखा हुआ है इस बॉक्स पर। Yes, sir. यस सर। जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इस हाथ से देखो मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है वो मूव नहीं कर रहा मेरे इस फोर्स से। जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस कार्टून के इस कैलकुलेटर के इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये जो Yes, ब्लू sir. पेन, ये जो ब्लू पेन की डायरेक्शन दिख रही है आपको, एक सेकेंड रुको। ये जो आपको ब्लू पेन की जो डायरेक्शन दिख रही है, ये आप अगर मेरा हाथ आपका अप्लाइड फोर्सेस पे, तो ब्लू पेन की डायरेक्शन क्या शो कर रही है? ब्लू पेन की Friction डायरेक्शन force. किसका? फ्रिक्शन फोर्स। ब्लू पेन की डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स को शो कर रही है। अगर मेरा हाथ अगर अप्लाइड फोर्स है तो ब्लू पेन की डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई कर शो कर रही है। तो जब तक मेरा ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, जब तक ये ब्लॉक मेरा मूव नहीं कर रहा है, तब तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये ब्लॉक देखो मोशन में आ गया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, अब फ्रिक्शन काम कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है या फिर दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में है, तो उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है हमेशा? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन, हमेशा काइनेटिक। और देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? आपके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लो कोई एक ब्लॉक है 5 kg का, और एक दूसरा ब्लॉक है 50 kg का। इसका वेट क्या डाउनवर्ड लगेगा mg? Yes, sir. यस क्या नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगी? मान लो n1 Yes, है, sir. क्या इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कैपिटल mg? क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड होगी? n2 मान लेता हूं इसको, इसको mg की जगह 50g लिख देता हूं मैं, 50g, इसको लिखता हूं 5g। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूं, तो n1 इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से n1 इक्वल टू क्या 5g आएगा? 5G. क्या यस यहाँ सर। से n1 n2 इक्वल टू 50g आएगा? Yes, sir. 50g। तो मुझे ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट वाले की ज्यादा है सेकंड वाले की? नॉर्मल रिएक्शन Sir, second. सेकंड वाले, क्योंकि सेकंड वाले में क्या है? 50g है। तो मुझे ये बताओ अगर सेकंड वाले की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? Sir, second वाले पे. सेकंड वाले पे, क्योंकि क्या है? फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए 50 kg वाले ब्लॉक पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू 5 kg वाले पे। इतना क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। देखो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या थी कि जो अप्लाइड फोर्स था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। और सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मान लो आपका ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे है और ये आपका ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी इसी डायरेक्शन होगी? रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू, इसको मान लेते हैं वर्क, इसको इसको ब्लॉक 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। रिलेटिव वेलोसिटी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या करूंगा? v1 माइनस के v2 लिखूंगा कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी? Yes. तो अब v1 की वेलोसिटी क्या है? v है भाई, इसकी वेलोसिटी v है, और v2 की क्या है? 0। तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी v आ गई? v यस सर। Yes, sir. है? क्या रिलेटिव वेलोसिटी v होगी?
Yes, sir. Yes, sir. सेम टू सेम अगर इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी v होगी तो क्या होगा? जैसे ही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी v आ गई, यहां से v आ गई, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है रिलेटिव v12, तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. अगर ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है तो इसकी रेस्ट पे है, ये मान लो ये रेस्ट पे है, ये मूविंग में है, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी इसकी, इस ब्लॉक की? तो फ्रिक्शन फोर्स किधर Yes, लग sir. गया? फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। सिमिलरली अगर कोई ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है, ये अगर इधर जा रहा है, मान लो v वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन समझ में आई? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके जस्ट अपोजिट होता है, जिस पे हम देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी। सेम टू सेम काइनेटिक फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट, यानी कि कौन कौन से दो सरफेसेस आपके कांटेक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ये बंदा है, ये आइस के ऊपर ट्रैप कर रहा है, आइस के ऊपर, क्या ये मिट्टी वाले हिली एरिया जैसे जहां पे मिट्टी के पहाड़ होते हैं उस जगह पे इतना स्मूथली स्लाइड कर सकता है क्या? No, sir. नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप अपने हाथ को, चलो एक एग्जांपल देता हूं, हाथ को छोड़ो, आप एक ईटा लो, ईट अपने घर पे, एक ईट को रस्सी से बांधो, एक ईट को रस्सी से बांधा, उस ईट को आप रोड पे खींचो, फिर थोड़ी देर के लिए खींचो, बस आपको फील करना है फ्रिक्शन किस सरफेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। उस ईट को आपने क्या किया, रोड पे खींचा, तो आपको फील हो जाएगा मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और उसी ईट को उठा के आप अपने घर में ले आओ, टाइल नहीं टूटना चाहिए, आराम से करना है। ईट को रखा, फिर आपने क्या किया, उस ईट को खींचा आराम से, तो आप फील करोगे कि आप जो फोर्स रोड पे सेम ईट को खींचने में लगाना पड़ रहा था उसके कंपैरिजन में मुझे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है जब मैं उस ईट को अपने घर के टाइल्स पे रख के खींच रहा हूं। कम लगाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज आप अपने घर पे सुबह प्रैक्टिकली कर भी सकते हो कि अगर किसी सरफेस की स्मूथनेस ज्यादा है, कोई ज्यादा स्मूथ सरफेस है, उस पे हमें कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका कम होगा। और आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो आपके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने एरिया कांटेक्ट में। अच्छा देखो, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है वैसे? Fr इक्वल टू क्या म्यू एन होता है कि नहीं म्यू एन? Yes, sir. क्या यहाँ पे कहीं एरिया की डिपेंडेंसी दिख रही है कहीं भी? No, sir. एरिया No. ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन फोर्स। और किस पे डिपेंड नहीं करता? रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट अगर मान लो ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं, मान लो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, उनके बीच में भी सेम फ्रिक्शन लगेगा। जब जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद में इसकी वेलोसिटी, सेम ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों टाइम पे अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स Fr अगर 5 लग रहा था, 5 न्यूटन लग रहा था, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा, जो आपने शायद अभी किसी ने देखा हो, तो बाइक जब रिपेयरिंग होती है उसके अंदर निकलता है ब्रेक शू। हमें जहां पर फ्रिक्शन की जरूरत होती है, क्या हमें ब्रेक्स, अगर आपको ब्रेक अच्छे से लगानी है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगना चाहिए? Yes, sir.
ब्रेक अच्छी का मतलब, डिस्क ब्रेक का मतलब क्या होता है, जल्दी से आपके पास अगर कोई आ गया, आगे गाड़ी के आगे आ गया, तो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी रुक जाए जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक शूज यूज करते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया ब्रेक ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक, ये होता है शू पैड, इसको बोलते हैं ब्रेक शू। इसका मतलब होता है ये बहुत ही रफ सरफेस होता है, बहुत ही रफ सरफेस होता है। देखो यहां से इसको दबाया जाता है अंदर की तरफ, यहां से दोनों साइड से इसको दबाया जाता है, तो ये क्या होता है, ये व्हील जो आपका मूव कर रहा था, ये आपका इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और लास्ट में जाके रुक जाता है जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, नीड फ्रिक्शन, नीड मोर फ्रिक्शन। भाई हमें गाड़ी को अगर रोकना है, अगर हमें किसी गाड़ी को रोकना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तभी ना गाड़ी रुकेगी, अदरवाइज गाड़ी मूव करती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. यस सर। अगर कोई मान लो आपकी गाड़ी के सामने अचानक से आ गया, तो आपको हैवी ब्रेक होंगी तभी गाड़ी रुक पाएगी। हैवी ब्रेक का मतलब क्या होता है, हैवी ब्रेक का मतलब सीधा सीधा है कि आपके व्हील के और ब्रेक शू के बीच में है ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन है। और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कब होगा, जब आपकी इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी कि नहीं इंटरलॉकिंग ज्यादा, Yes, sir. और यस सर। इंटरलॉकिंग ज्यादा कब होगी, जब आपका सरफेस रफ होगा, जब आपका सरफेस रफ होगा तभी इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको कि रफ सरफेस और इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन फोर्स का क्या रिलेशन है। जैसे जैसे सरफेस यस ज्यादा सर। होगा इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब ये इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो आप, 2 मिनट है ओनली। आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। आपको ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और ग्राउंड पे भी बतानी है। सर फर्स्ट वाला बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। फर्स्ट वाला बैकवर्ड होगा, सेकंड वाला सर सेकंड फॉरवर्ड। ओके। और किसी का आया? हर्ष के अलावा किसी का आंसर आया? ओके चलो मैं ही करवाता हूँ। देखो अभी आप क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पहले। जैसे आप क्या करो, पहले इस मान लो इसको मान लिया ब्लॉक और ये है आपका ग्राउंड, तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या मैं वी बी माइनस के वी जी लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं? यस सर। वी बी क्या है, वी बी क्या है, देखो इसको आप मानो पॉजिटिव एक्स, इसको मानो पॉजिटिव वाई, तो क्या है आपका वी बी 5 माइनस वी जी क्या है 0, तो क्या मेरा 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, वी वी बी जी किधर है, इस डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा? yes sir, Yes, sir. सेम टू सेम सिमिलरली अगर आप क्या करो सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड केस के लिए क्या करोगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या होगा? वीजी माइनस के वीबी। यही करोगे कि नहीं? yes sir, वीजी क्या है आपका? 0 है। वीबी क्या है आपका? 5, यानी कि माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी आएगी किसी ग्राउंड की। तो जब आप ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे तो किधर आएगी? ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्राउंड आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ फील होगा। अगर ग्राउंड इस डायरेक्शन में माइनस के ना, तो माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी ना इसकी वेलोसिटी। नेगेटिव यही है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है कि नहीं? Yes, sir. yes sir, आप ग्राउंड जब इस पे बैठ को देखोगे, ब्लॉक पे अगर आप ग्राउंड को बैठ के ब्लॉक पे बैठ के अगर ग्राउंड को देखोगे तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड जाते हुए दिखेगी। जैसे आप बाइक पे बैठ के, आपकी बाइक अगर आगे की तरफ चल रही है, आप रोड को देखोगे तो आपको ऐसा लगता है रोड पीछे जा रही है, लगता है कि नहीं? yes sir, सेम टू सेम अगर आप इस ब्लॉक पे बैठ जाओगे, इस वाले ब्लॉक पे बैठ जाओगे, तो आपको लगेगा कि ग्राउंड 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। क्लियर है? yes sir, सेम टू सेम आप इन दोनों ब्लॉक्स पे बताओ जरा, फर्स्ट पे और सेकंड पे, दोनों ब्लॉक्स पे बताओ फ्रिक्शन फोर्स। सर बी में बैकवर्ड और ए में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बी में बैकवर्ड और ए में फॉरवर्ड। ओके, और किसी का आया? Yes, हर्ष sir. क्या आया? रिया, Sir, राजकुमारी सर। B में backward और A में forward. ओके, और किसी का? प्रवीण, प्रवीण शर्मा। ओके चलो मैं ही करवाता हूँ। देखो पहले आप ए ब्लॉक को देखो। ए ब्लॉक के लिए क्या करा? बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। बी के ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बी की वजह से ही तो लगेगा। तो अब क्या निकालो? वी बी ए बी, वी ए बी निकाल लो। क्या होगा? वी ए माइनस के वी बी होगा कि नहीं होगा? Yes. yes sir, तो वी ए क्या है आपका? 10, वी बी क्या है 10, आपका? 20। तो आया माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड आया। यानी कि वी ए की वेलोसिटी वी पे अगर आप देखोगे तो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। या क्या है ये ब्लॉक? ये तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स? yes sir, Yes, sir. अब देखो बी ब्लॉक पे दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। एक तो ए की वजह से लगेगा, एक ग्राउंड की वजह से लगेगा। पहले हम ए की वजह से देखते हैं। अब आप क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा? वी बी माइनस के वी ए। वी बी क्या है आपका? 20, वी ए क्या है आपका? 10। तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आया कि नहीं आया? Yes, sir. yes sir, यानी कि बी ब्लॉक आपको लग रहा है कि आपको ऐसे मूव करेगा। हॉरिजॉन्टली बनाए। आपका बी ब्लॉक कैसे मूव करेगा? आपका ऐसे मूव कर रहा है। और तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं? yes sir, Yes. ये किसकी वजह से लग रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ए ब्लॉक की वजह से। ये ए ब्लॉक की वजह से लग रहा है। ये बी ब्लॉक है। सॉरी, ये अब ऊपर लगेगा ना इस पे, यहां पे लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स ए की वजह से। अब सिमिलरली या क्या होगा? ग्राउंड और बी के बीच में भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। yes sir, लगेगा कि नहीं? Sir. तो अभी हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ
ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, क्या होगा वी बी माइनस के वी जी, और वी बी क्या है आपका 20, वी जी क्या है आपका 0, 0 कितना आया 20 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। यस तो आप ब्लॉक बी पे एक और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर इसकी वेलोसिटी किधर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, यस 20 मीटर पर सेकंड, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इस डायरेक्शन। ये किसकी वजह से लगा है ग्राउंड की वजह से। तो टोटल इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे, साथ में इसका डी का डायग्राम बनाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स बी पे कैसे लगेगा, ये मान लो आपका बी ब्लॉक है, एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्राउंड की वजह से लग रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है ए की वजह से। क्लियर है दोनों के, दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. कैसे लगे हैं। Yes, आगे sir. बढ़े। yes sir यस ये आपको उससे सॉल्यूशन मिल जाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन। अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। अभी तक हम पढ़े थे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज पढ़ेंगे हम, लिमिटिंग कंडीशंस क्या होती है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जब आपका ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉक, ये दिख रहा है मेरे टेबल पर, उस पर रखा हुआ कार्टून पे, yes यस सर तो ये ब्लू पेन क्या बता रहा है, ऐसे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ब्लू पेन क्या बता रहा है आपको, sir डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यस डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं ये मेरा हाथ है, इस हाथ की उंगली अगर फोर्स को अप्लाइड फोर्स को बता रही है, तो क्या जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या ब्लॉक और इस कार्टून के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। जैसे यस सर जैसे देखो आपको पेन वाइज देखना है, जैसे मान लो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है मान लो 500 न्यूटन आपका मैक्सिमम लग सकता था, मैक्स टू मैक्स। थोड़ा रेड बना देता हूं इसको। मैक्स टू मैक्स आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता था, 100 न्यूटन ले लेता हूं चलो। अभी इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने किया पहली बार में इसने अप्लाई किया इसको कितना न्यूटन, मान लो 10 न्यूटन इसने अप्लाई किया, 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पे, 10 न्यूटन 10 बैकवर्ड न्यूटन यस। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 10 न्यूटन। तो जितना इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कब तक, जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। जैसे दूसरी बार में अगर इसने अप्लाई किया, मान लो इसने अप्लाई किया 99 न्यूटन, 99 न्यूटन, ये आपका फोर्स अप्लाइड है, ये भी फोर्स अप्लाइड है। तो तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना 99 लगेगा न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन 99 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब इसने अप्लाई किया कितना, मान लो इसने अप्लाई किया, कौन सा कलर लूं, ब्लू ले लो। अब इसने अप्लाई किया मान लो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 100 न्यूटन। लेकिन अब अगर इसने अप्लाई अगर कर दिया 100 से ऊपर, मान लो अब अगर इसने अप्लाई कर दिया कितना, यहां पे मान लो अब इसने अप्लाई कर दिया कितना 101 न्यूटन, यानी कि 101 न्यूटन। अब इसने अप्लाई किया है 101 न्यूटन, तो अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कोई बताएगा मुझे अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पे हाँ नहीं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, उससे अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है 100 न्यूटन ओनली। तब देखो जब आपने अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन लगाया था तब भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 101 न्यूटन वो लगाया फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 100 न्यूटन से ऊपर नहीं लगा, 100 न्यूटन ने फोर्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन हाथ ऊपर कर लिए, भाई अब हमसे ना हो पाएगा। अब जैसे ही आपने 101 न्यूटन फोर्स लगाया, अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, जैसा कि हर्ष ने बताया था कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एग्जैक्टली करेक्ट बोला था कि काइनेटिक, जैसे ही आपने
फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया ना तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो क्या इस ग्राफ से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो जैसे जैसे आप अप्लाई कर रहे थे वैसे वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा है कि नहीं साथ साथ? यस Yes, सर। sir. साथ ही साथ दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहां तक बढ़ेगा। उसके बाद में आप अप्लाइड फोर्स कितना भी अप्लाई करो, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? भाग जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कि वो भाई अपने आप देख लेता है, अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है वो अपने आप देख लेता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है कि नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन? यस सर। अगर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो 10 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, 90 न्यूटन कर रहे हो तो 90 न्यूटन अप्लाई करेगा, अगर आप 99 न्यूटन भी अप्लाई कर रहे हो तो 99 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप 100 से 1 न्यूटन भी ज्यादा कर रहे हो, मान लो 101 न्यूटन भी अप्लाई कर रहे हो ना, तब भी वो 100 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके दूर हट जाएगा कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हम चले, काइनेटिक फ्रिक्शन आप संभालो कमान को। फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको Yes, sir. कि यस सर। कैसे बढ़ रहा है और कैसे एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जा रहा है? क्लियर है? Yes, sir. यस अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने अभी आपको वैल्यू बताई थी ना, मैक्सिमम 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पे जाके वो बोल देता है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर रिलेटिव स्लाइडिंग बिगिन, जैसा कि मैंने बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी फ्रिक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जो इसमें 100 न्यूटन है, इसमें 100 न्यूटन है, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की स्लाइडिंग होने से पहले जितना फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग सकता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में, लास्ट एग्जांपल में क्या था आपका? 100 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स था कि नहीं Yes, था? sir. तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया? लिमिटिंग फोर्स 100 100 न्यूटन। Newton. मोशन करने से पहले जितना फोर्स लग जाए, मोशन करने से पहले जितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जाए उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? Yes, sir. यस। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती क्या कंडीशंस होती है। जैसे ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर अच्छा क्यों ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे ही डिफाइन होंगी चीजें, बहुत सारे डिफाइन क्वेश्चन भी इस पे, कई सारे क्वेश्चन डिफाइन होंगे, यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहता है। यहाँ पे इस वाले केस में देखो आप, क्या जब ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा था ऑब्जेक्ट मूव किया था? नो सर। नहीं किया था। जब इसने 99 न्यूटन भी अप्लाई किया था तो ऑब्जेक्ट मूव किया था? No, sir. नो सर। इसका मतलब जब तक आपका अप्लाइड फोर्स आपका लेस देन किससे हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर कम है तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा? यस सर। Sir. किस पे रहेगा? रेस्ट पे। या फिर इसके इक्वल भी हो तब भी रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? मोशन कब पॉसिबल है? ओनली मोशन कब पॉसिबल है? जब आपका अप्लाइड फोर्स मोर देन किससे हो जाए? एफ एस मैक्स से। क्या ये पॉसिबल है? क्या तभी मोशन में होगा ऑब्जेक्ट? Yes, sir. यस सर। क्लियर है इतना? तो सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, वही कंडीशन है कि आपका जो एक्सर्टेड फोर्स, एक्सर्टेड मतलब अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा रेस्ट पे, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन मतलब एट द वर्ज ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ मोशन।
और बोले जस्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट टू मूव। इसका मतलब कि जब आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, ऑब्जेक्ट रहता रेस्ट पे ही है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा हो गया तो मूव कर जाएगा। उसको हम बोलते हैं जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन बोले, या फिर एट द वर्ज ऑफ मोशन बोले, जस्ट स्टार्ट टू मूव बोले, तीनों की चीजों का मतलब एक ही है। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन क्या हुई कि अप्लाइड फोर्स आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल जब होता है तब आपकी वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन होती है, जस्ट मूव करने की कंडीशन होती है। वो समझ में आया? यस Yes. अब मोशन में कब आता है फिर? अगर आपका अप्लाइड फोर्स आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाता है। फिर क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां तक था, लेकिन अब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में। जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। क्लियर है? यस Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं कि भाई हमारे दोनों ग्राफ्स कैसे बनते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक के ग्राफ, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो आप लोग को पता होगा कि स्टैटिक किसकी, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन किस किस का कारण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन किस किस, चलो यहाँ पे लिखा भी है वैसे। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर मैं बोलूं स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके कारण होता है, इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग के द्वारा होता है। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या क्या होता है, इंटरलॉकिंग भी होती है और कोल्ड वेल्डिंग भी होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ओनली इंटरलॉकिंग होती है कि नहीं? यस सर। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी? यस सर। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में आपकी इंटरलॉकिंग भी होती है, कोल्ड वेल्डिंग भी होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में हमेशा इंटरलॉकिंग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसी वजह से क्या होता है, मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। यानी कि अगर गाड़ी खड़ी हुई है कहीं पे, मान लो आप बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है कहीं, आप उसको थोड़ा सा धक्का मारो तो हिलाना मुश्किल होगा। बस अगर एक बार हिल गई ना तो आप धीमे आगे पीछे करके आप खिसका के ले जाओगे उसको। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को स्टार्ट करना, जैसे अगर कोई रेस्ट पे है उसको बस स्टार्ट करना मुश्किल है, अगर वो एक बार मोशन में आ गया उसकी मोशन को मेंटेन करना इजी है। क्यों इजी है? क्यों इजी है, इसका कोई कारण देखा क्यों इजी है? और क्यों स्टार्ट करना हार्ड है किसी ऑब्जेक्ट को? कोई अगर रेस्ट पे है उसकी मोशन को स्टार्ट करना हार्ड क्यों है? सर बिकॉज वो जब मोशन में रहेगी तो उसके अंदर कोल्ड वेल्डिंग नहीं होगी। कोल्ड वेल्डिंग नहीं होगी, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपका। क्योंकि जब मोशन में होगी तो उसके अंदर, या फिर ये भी बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, कोल्ड वेल्डिंग नहीं होती, इसीलिए कम फोर्स लगता है, इसलिए उसको मेंटेन करना ज्यादा इजी रहता है। और जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो उसमें इंटरलॉकिंग भी होगी और आपकी कोल्ड वेल्डिंग भी होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा जिससे कि हमारा डिफिकल्ट होगा उसको स्टार्ट करना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट पे है कोई ब्लॉक, हमने उस पर फोर्स लगाया, आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट ऐसी आएगी जब आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की। और जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो क्या फिर थोड़ा सा घटेगा फोर्स, घटेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ना फिर। यस सर। जहां पे आपका फॉर्मूला आपका म्यू एस इंटू एन होता था, अब क्या होगा म्यू के इंटू एन। इस पॉइंट के बाद में क्या होगा,
म्यू के इंटू एन। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स एक बार कम होगा स्टैटिक से काइनेटिक तक आने में, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा बस। उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्पीड से चल रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन Yes, पहले जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक पॉइंट पे आके, इस वाले पॉइंट पे आके, इसको हम क्या बोलेंगे? एट वर्ज ऑफ मोशन। या फिर इस पॉइंट को बोलूं, अलग लैंग्वेज में बोल दूं कि मोशन विल स्टार्ट एट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑब्जेक्ट, या फिर ये बोल दो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। इस वाले पॉइंट पे से आपका ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अगर मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा? Yes, sir. आएगा ना। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भाग जाएगा, छोड़ के साथ छोड़ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन साथ छोड़ जाएगा, और जैसे ही साथ छोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन के, होती है कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल। यानी कि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है अगर, और रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो क्या उसमें एक कांटेक्ट फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग की वजह से और फोल्ड वेल्डिंग की वजह से। होगा कि नहीं होगा कांटेक्ट फोर्स? Yes, sir. तो ये जो आपका आर होता है इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और इस कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है ये? पैरेलल टू द प्लेन। और ये जो एन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन। आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है किसका? नॉर्मल रिएक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स का। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन है, उन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्टिकल से बोलो या फिर नॉर्मल रिएक्शन से जो भी एंगल होगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है इतना? अच्छा एक Yes, बात sir. बताओ, इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैं अगर इस ट्रायंगल से निकालूं, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कैलकुलेट कंसीडर करूं, ये वाला, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस अल्फा के लिए, इस अल्फा के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा क्या होगा बताओ मुझे? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा? टेन अल्फा यही होता है ना? Yes, sir. परपेंडिकुलर क्या है? ये है। बेस क्या है? ये है कि नहीं? तो Yes, sir. परपेंडिकुलर Yes. क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए बी। अब आप एक चीज देखो, बीसी क्या है? इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. तो बीसी की जगह पे क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes. एस मैक्स। और ए बी क्या नॉर्मल रिएक्शन है? ए बी। Yes, sir. तो देखो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, और एन आपका, एन नीचे, ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया? टेन अल्फा इक्वल टू म्यू।
तो म्यू कैसे निकालूंगा, म्यू इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। क्या ये क्लियर है सबको कैसे आया? Yes. यस देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, आर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा आपका एन का स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब? Yes, sir. कोई यस डाउट, कोई डाउट आपको, कोई भी डाउट किसी को भी? नो सर ऑल क्लियर है? Yes, यस sir. सर अब देखो, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? अच्छा देखो एक चीज देखो पहले आप एंगल ऑफ रिपोज के लिए, कैमरे में ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर पहले हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा होगा। मेरा ये हाथ दिख रहा है, नीचे नीचे हाथ दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर ये अभी जो कार्टून है ये इससे कितना एंगल बना रहा है मेरे हाथ से? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? यस सर देखो इसके ऊपर जो कैलकुलेटर रखा है इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको ऊपर उठाता जा रहा हूं, क्या एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेटर मूव करने लग जाएगा? Yes, sir. देखो देखो उठाता जा रहा हूं, जैसे जैसे उठाया मैंने और उठा, देखो अब मूव कर रहा है, गिर गया नीचे। ये जो एंगल आया है मेरा हॉरिजॉन्टल से मेरे हाथ के और इस कार्टून के बीच में, जो नीचे वाला हाथ दिख रहा है आपको, Yes, sir. ये जो नीचे वाला हाथ दिख रहा है इसके और कार्टून के बीच में ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कि जिस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्लाइड करने लग जाता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो इधर देखो थोड़ा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का क्या मास डाउनवर्ड लगेगा, वेट डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, यस sir. सर वेट अगर डाउनवर्ड लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक आएगा अलोंग द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया mg cos अल्फा और अलोंग द प्लेन आया mg sin अल्फा। तो अगर देखो mg sin अल्फा हुआ इसके मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं mg sin अल्फा? यस Yes, सर sir. sin अल्फा अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. अब देखो अभी तक मूव नहीं कर रहा था लेकिन देखो जस्ट अभी मूव करने लगा, देखो मूव करने लगा। देखो अभी अभी ये रेस्ट पे था, Yes, अभी sir. ये रेस्ट पे था, अभी मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाया उसको तो ये देखो मूव करने लग गया। अब ये ब्लॉक मूव करने लग गया, अभी मूव किया तो ये जो एंगल है थीटा, इस सरफेस का जो एंगल है ये थीटा, इस थीटा एंगल को, ये तो थीटा एंगल है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ Repose. रिपोज। जिस एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए उसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? No, sir. कोई भी डाउट हो आज की क्लास में? No, sir. ओके अब यहां से क्या करेंगे हम? देखो आपको क्या हुआ कि mg आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और आपका क्या mg sin थीटा इस डायरेक्शन में हो, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में। अगर आप वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन अप्लाई करो, वर्ज ऑफ मोशन पे क्या होता था? एट वर्ज ऑफ मोशन पे, एट वर्ज ऑफ मोशन, देखो ध्यान से देखो, पीछे देखो, एट वर्ज ऑफ मोशन पे क्या था? आपका एक्सर्टेड फोर्स यानी कि अप्लाइड जो फोर्स था क्या वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के इक्वल है? Yes, sir. उसी कंडीशन को तो बोलते हैं एट वर्ज ऑफ मोशन, उसी कंडीशन को बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. सेम टू सेम हम अगर यहां पे हम अप्लाई करें वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन, यहां पर अगर हम वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन अप्लाई करें तो क्या mg sin अल्फा इस ब्लॉक को मूव करा रहा है, वो fs हमारा रोकना चाह रहा है इस ब्लॉक को, Yes, sir. fs मैक्स। तो क्या करें हम? fs मैक्स को क्या मैं mg sin थीटा के इक्वल कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. जब ये इसके इक्वल हो गया तो इस mg इसको फ्रिक्शन फोर्स को क्या मैं म्यू एन लिखूंगा? म्यू एन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ
म्यू एन लिखूंगा कि नहीं, म्यू एन इक्वल टू क्या हो गया, mg sin थीटा। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी, इस डायरेक्शन में हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दें। तो इस वाली डायरेक्शन से सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर दूं, क्या मेरा n इक्वल टू mg cos थीटा आएगा? Yes, sir. sir. आएगा कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन है? n इक्वल टू mg cos थीटा कैसे लिखा मैंने, कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No. तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, म्यू इंटू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। देखो mg से mg कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका tan थीटा। तो थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स म्यू। क्लियर हुआ कैसे आया ये? Yes, sir. Yes, sir. इस इक्वेशन, इस डायरेक्शन मान लो, इसको मैंने x माना, इसको y माना है। इस डायरेक्शन में आपको y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, n माइनस के mg cos थीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके ये आएगा आपका। क्लियर है सबको? Yes. कोई डाउट? No, sir. ऑल क्लियर सबको? बेटा एक दो लोगों का मुझे लगता है कि एक दो लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सभी लोग? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो फिर, होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये भी होमवर्क लिखो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. यहां से कल आपका स्टार्ट होगा, कल क्या है, 22। एक्चुअली में तो वहीं वहीं से होमवर्क से ही आपको भेजना पड़ेगा प्रिंट तो। ठीक है, अभी आपका कल स्टार्ट होगा क्लास, आपका न्यूमेरिकल कराने के बाद में यहाँ से अब मेन रोल ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग, इसको आप पढ़ के आएंगे। अगर आप कहीं से नेट से या कहीं से भी देख सकते हो, तो जब हम चलते हैं तो हम पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है, इस चीज के बारे में आप पढ़ के आओगे कल घर से। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और अभी हम क्लास को एंड करते हैं फिर आज की को, कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir. यू वेलकम बेटा, वेलकम एवरीवन, यू वेलकम, Thank you, sir. Good night, sir. यू वेलकम, गुड नाइट।